जय भीम। आप सभी का, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं भोजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध के प्रबंधन यानी कि बुद्ध की बुद्धिस्ट मैनेजमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है। और उनका जो सही मंतव्य है, उन जातक कथाओं का जो सही अर्थ है, उसको निकालने की कोशिश उन्होंने की है। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। धन्यवाद। जी, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम जय नमो भीम। बुद्धाय। आज बहुत ही सुंदर कहानी है मेरे सामने, जी। और इसका नाम है भोजा जानीय जातक। 23 नंबर की कहानी हम्म। है ना। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग 2 वर्ग कंप्लीट कर चुके हैं हम्म। और ये तीसरा वर्ग चल रहा है। हाँ। तो उसकी तीसरे वर्ग की तीसरी कहानी है। ठीक। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे उदाहरण कथाओं में पशु विशेष आ रहे हैं, है ना। हाँ। इसमें घोड़े की बात है अच्छा। ना। एक उदाहरण है घोड़े का, जिसका हाँ। नाम है भोजा जानिए। अच्छा। तो उसी के घोड़े का नाम से नाम ये, भोजन है। हाँ, भोजा जानिए घोड़े घोड़े का नाम है। ठीक। और वही बोधिसत्व भी है ना। और इसका जो कारण बना था इस कहानी के पीछे, वो हाँ। था कि जेतवन में हम्म। कोई भिक्षु है, वो शिथिल प्रयत्न हो गया हुआ है। अच्छा। शिथिल प्रयत्न का अर्थ होता है जिसने कोशिश प्रयत्न करना करने चाहता है। छोड़े नहीं हैं, हाँ। लेकिन शिथिल कर दिए है ना। हाँ। हाँ। शिथिल कर दिए। अब एक आदमी लगातार प्रयत्न कर रहा था, लेकिन अब वो उस पेस में नहीं कर रहा हम्म। है ना, स्लो कर दिया है। इसका हम्म। मतलब है कि उसके मन में कुछ दुविधाएं हैं, जी। है ना। तभी हम्म। उसने शिथिल कर दिया है जी। कि धीरे कर रहा है। और दूसरी बात, उसमें अविश्वास भी हो सकता है अपने प्रति, है ना। सेल्फ हाँ। कॉन्फिडेंस भी लूज कर गया है, ठीक। या उसको ऐसा लग रहा है कि अब भाई इससे पार लगेगा नहीं, यानी इसमें आशा कम उसको होती जा रही है कि मुझे हाँ। मैं सफल होऊंगा, है ना। तो हम्म। कुछ ये कारण है उसके मनोवैज्ञानिक कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसकी वजह से वो भिक्षु जो है हम्म। वो शिथिल प्रयत्न हो गया हुआ है। हम्म। तो जाहिर है मैनेजमेंट के जो गुरु हैं वो उसको बुला के पूछेंगे, हम्म। है ना, हाँ। कि भिक्षु क्या तू सचमुच में शिथिल प्रयत्न है ना। हम्म। तो वो जब स्वीकार करेगा तब फिर उसको, यानी उसकी पूरी एक मानसिकता, हम्म। है ना, उसके सामने होगी, शास्त्रा के सामने। और हम्म। तब वो उससे कहते हैं कि पूर्व समय में पंडित लोग सामर्थ्य से भी अधिक किए हैं, अच्छा। मैंने जितनी कैपेसिटी है उससे भी अधिक किए हैं। हम्म। चोट खाकर भी प्रयत्न नहीं छोड़ते थे, हम्म। है ना। अब ये यानी उसको एक मोटिवेशन दिया जा रहा है कि पूर्व समय में जो पंडित लोग थे, वो माने ज्ञानी लोग जो थे, है हम्म। ना, हम्म। वो क्या करते थे कि अपनी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रयत्न करते थे, ठीक। है ना। और साथ ही साथ क्या करते थे कि वो, अब मान लो चोट भी लग गई है, हम्म। इन स्पाइट ऑफ दैट वो अपना प्रयत्न जारी रखते थे, हम्म। शिथिल प्रयत्न नहीं होते थे। तो हम्म। अब इसकी एक अतीत कथा बन जाती है ना, ठीक। इतनी भूमिका बन जाती है। तो वो जानना चाहते हैं ना भी क्या हम्म। हुआ था। हम्म। तो बुद्ध घोष के आगे जो रचनात्मक शैली है वो काम करती है कि पूर्व समय हाँ। में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्यकाल में जो हम्म। बोधिसत्व है, वो हम्म। भोजा जानिए नाम के सैंधव कुल, है हम्म। ना। अब सैंधव घोड़े की एक ब्रीड उस समय हुआ करती थी। हम्म। उसको सैंधव कहते थे, जो सिंधु के पार, हम्म। सिंधु नदी के पार जो घोड़े होते थे उनको सैंधव घोड़ा कहते थे। अच्छा। और वो यहाँ पर आकर के आपको ऐसी कहानियां बीच में आएंगी जिसमें पता लगता है कि वहां से वो व्यापारी हम्म। सैंधव घोड़े लेकर के आते हैं वाराणसी में बेचने के लिए, है ना, इस तरह अच्छा। से उत्तरापथ से। तो ये बहुत बड़ा क्योंकि राष्ट्र है वाराणसी, और वहां पर ये हाँ। लोग पहुंचते हैं। हाँ। तो और उसके दाम भी अच्छे होते हैं। हाँ। तो वो क्या है कि सैंधव कुल का, और उसकी जो राज परिवार में उसकी खातिरदारी बहुत होती थी सैंधव कुल की, क्योंकि इसके ऐसी क्वालिटीज होती थी उस अच्छी घोड़े की, नस्ल ऐसी का भी। क्वालिटी।
अच्छी नस्ल घोड़ा ऐसी कि उसको, इसमें लिखा हुआ है कि लाख मूल्य वाली सोने की थाली में श्रेष्ठ रसों से युक्त 3 वर्ष पुराने चावल का बना भोजन ग्रहण करते थे। यानी स्पेशल उसके लिए तैयारी की जाती थी, सभी अलंकारों से उसको सजाया जाता था, है ना। उसको मंगल घोड़े की तरह उसको सम्मान मिलता था। उसकी कनात जो है लाल कंबल की कनात, है ना। यानी ये इन सब के द्वारा ये बताने की कोशिश कि उसको एक स्पेशल रेस्पेक्ट, स्पेशल स्टेटस राज्य में मिला प्राप्त था। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो वाराणसी के आसपास के जो राजा थे उन लोगों ने एक बार क्या किया कि वाराणसी को घेर लिया। अच्छा, है ना, चारों तरफ से घेर लिया और वाराणसी नरेश के पास संदेश भिजवाया कि या तो राज्य दे दो, है ना, और नहीं तो युद्ध करो। चारों तरफ से घेर लिया हुआ है, अब ये तो बीच में अकेला पड़ गया हुआ है। तो राजा ने जो है सभी अमात्यों को इकट्ठा किया है, संकटकालीन मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि अब क्या किया जाए। तो वो कहते हैं, जो अमात्य कहते हैं कि देव, पहले आपको युद्ध में नहीं जाना चाहिए, है ना। पहले जो है ये जो सैंधव घोड़ा है आपके पास, भोजा जानी, इसका जो अश्वारोह है, यानी इसको जो चलाने वाला है योद्धा, उसको बुलाइए और उसको भेजिए, है ना। जब हमारा काम अगर इसी सैंधव घोड़े से ही हो जाएगा तो आपको युद्ध में जाने की जरूरत ही नहीं, है ना। तो उन्होंने उसको बुलाया, भोजा जानी को, है ना। तो ये उससे पूछा कि तात क्या 7 राजाओं के साथ युद्ध कर सकोगे? 7 राजाओं की जो सेना ने घेर लिया हुआ है, तो क्या तुम अकेले युद्ध कर सकोगे? देव, यदि मुझे भोजा जानी सैंधव मिल जाए, है ना, जो उसका योद्धा है, वो कह रहा है कि अगर मुझे भोजा जानी मिल जाता है तो मैं 7 क्या, मैं तो जम्बूद्वीप के सभी राजाओं से अकेला युद्ध कर सकता हूँ। अच्छा, है ना। अब ये कहानी का एक क्लाइमेक्स है ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम्हें भोजा जानी हमें दे देते हैं, है ना, और तुम उसको अच्छी तरह उसका कवच कुंडल जो सही तरह से उसको सज्जित करके और उस पर पूरा अपना जो होता है ड्रेस वॉरियर वाला, है ना, वो पहन करके और वो निकला, है ना। तो अब वो सैंधव घोड़ा जो है इतनी तेज जाता है, उसकी जो स्पीड है वही मार्वेलस स्पीड है कि वो पहले जो सेना है पहले राजा की, उसमें इतना तेजी से घुसा है, उसने जाकर के तुरंत राजा को बंदी बनाया, है ना। अब उसको कोई पकड़ ही नहीं पाया, वो उनकी सेना जो है खड़ी रह गई और ये सैंधव घोड़ा जो है भोजा जानी जा करके और सीधा राजा के पास, राजा को लपक करके जो है ये अपने कब्जे में कर लिया है। कब्जे में करके आप समझ सकते हैं, है ना, कि बाकी सेना तो फिर बेकार हो गई कि राजा ही जब हार गया, पराजित है। पहले ऐसी लड़ा तो उसी गति से वो दूसरे राजा को भी कैप्चर कर लेता है, तीसरे को भी कैप्चर कर लेता है ना। इस तरह फटाफट कैप्चर। जब छठे पे आता है तो उसके घोड़े पर पीछे से कोई वार करता है, जो भोजा जानी घोड़ा है, अब उसकी पिछला जो कमर का हिस्सा है उस पर बहुत तेज वार है। हालांकि उसको छठे को कैप्चर कर लिया है, लेकिन ये गिर पड़ता है, कैप्चर करके जब आता है तो गिर पड़ता है अपने खेमे में आकर के। अब जो है वो क्या करता है, ये अश्वारोही जो है, जो योद्धा, अब इसको मरहम पट्टी करता है ना, और दूसरे घोड़े के लिए बुलाता है कि भाई अब एक ही बचा है, उसको भी हम लोग कैप्चर कर लें। तो भोजा जानी जो है वहां पर एक गाथा कहता है। भोजा जानी जो है बोधिसत्व है ना, बोधिसत्व है और घोड़ा है, और वो एक गाथा उस जगह कहता है जब उसकी मरहम पट्टी वगैरह हो रही है उस समय, है ना। और ये जब ऑर्डर दे देता है कि दूसरा एक घोड़ा मंगाता है, उस समय कहता है कि अपिपस्सेन से मानो सल्लेही सल्लली कतो से योव बलवा भोजो युंज मये व सारथी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि शल्य से घायल होने के कारण, है ना, शल्य मतलब कोई शस्त्र से ऐसा घायल होने के कारण एक करवट सोया हुआ भी भोजा जानी अश्व अन्य घोड़ों से श्रेष्ठ है ना। क्योंकि घायल है, एक करवट पे लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरे घोड़ों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे सारथी, तू मुझे ही तैयार कर,
भोजा जानी उसको कह रहा है कि तुम मुझे ही तैयार करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई तुम 7वें वाले को कैप्चर न कर पाओ, है ना, और तुम्हारा सारा किए कराए पर पानी फिर जाए, है ना। अगर एक के लिए तो मैं जो है मैं तैयार हूँ, है ना, और मुझे ही तुम ले चलो, मैं 7वें को भी मुझे दिलवाता हूँ। इस तरह से करके 7वें की सेना का भी उसने व्यूह तोड़ा और 7वें राजा को भी जीवित पकड़ लिया और अपनी सेना को सौंपा। तो 7 राजाओं को कैप्चर करके वो राजा के पास जब जा रहा है, राजा उसके दर्शन करने, जब उसको पता लगा कि इस तरह 7 को जीत लिया है, तो राजा जो है उसके स्वागत के लिए, है ना, स्वागत के लिए बाहर निकला है। और तब उसने राजा से कहा कि महाराज, इन 7 राजाओं का वध न करें, शपथ करवा कर छोड़ दें। मुझे और अश्वारोह को दिए जाने वाला यश अश्वारोह को ही दें। वहां पर भोजा जानी जो घोड़ा है वो कह रहा है अपने राजा से कि राजन जो है इन लोगों को माफ कर दें, है ना, इन लोगों को छोड़ दें, इनकी हिंसा न करें, और जो मुझे अपने सत्कार देना है, जो मुझे सम्मान देना है, वो आप अश्वारोही को दे दें। मतलब जिसने जो मेरा सारथी है, जो मेरा योद्धा है, आप उसी को दे दें, है ना, और सदाचार की रक्षा करें। इस तरह से करके वो बोधिसत्व जो है घायल अवस्था में ही वो उस जगह पर विजय दिलवाता है, और अंततः जो है अंत उसका मतलब अब वो अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो उसकी मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। और उस जगह पर फिर वो राजा जो है, जो उसके स्मारक वगैरह जो भी बनवाता है, इस तरह से जो लौकिक है वो करता है। लेकिन यहाँ पर कहानी का अंत इस रूप में होता है कि वो अंत में जो है वो राजा को ये उपदेश करता है कि भाई ये जो शत्रु हैं आपके, इनको आप प्राण दान दें, है ना, और इनसे कॉल करवा लें कि वे आगे से शपथ दिलवा लें कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अब इस तरह से शास्त्रा ने इस धर्म देशना को उपस्थित और संगठित कर जातक का सारांश उपस्थापित किया कि उस समय का राजा अब का आनंद था, और अश्वारोह कौन था, जो घोड़े को चला रहा था, वो सारीपुत्र। अच्छा, वो सारीपुत्र, जो भोजा और सारीपुत्र और भोजा जानी जो था घोड़ा, वो मैं था, वो बोधिसत्व तो मैं था, है ना। अब इस यहाँ पर कहानी का ये अंत हो जाता है। अच्छा, मैं याद आ रहा मुझे कि इस कहानी को मैंने अपने चैनल से ना भोजा जानिए जातक के नाम से ही निकाला था कि बुद्ध एंड द थिन लाइन, बुद्ध एंड द थिन लाइन के नाम से मैंने इसका कैप्शन दिया था, क्योंकि मुझे अंग्रेजी की कहावत याद आ रही थी कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन फेल्योर एंड सक्सेस। ओके, सफलता और असफलता के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा है, बहुत ही पतली। मतलब एक झटके में ही आप आगे सफल वाली लाइन में हैं, और वही जो झटका आपका रह गया, माने लास्ट अटेम्प्ट रह गया, तो आप असफल। समझे मेरी बात? एक बहुत थिन लाइन है। आप अगर छोड़ दिए, उसके अगले पल ही आप विजेता थे, है ना। लेकिन वो चूंकि आप मानसिक हालत आपकी उस जगह पर आपने निराशाजनक कर ली, इसलिए आप असफल हो गए। तो इस तरह से अंग्रेजी की एक कहावत है ना, तो उसका मैंने उसमें उपयोग किया कि बुद्धा एंड द थिन लाइन। तो ये मैं आपको लिंक भेजूंगा, इसमें शेयर कर देंगे हमारे दर्शकों के लिए, उसको विजुअल्स के साथ भी देख लेंगे। ये देखिए, लेकिन मोटिवेशन की इतनी अच्छी कहानी है, और बुद्ध की प्रबंधन के देखिए जो उसमें रहस्य है, वो आखिरी लाइन में छुपा हुआ है कि राजा को बता दिया कि अब का आनंद है। अब आनंद जो है वही विहार का मैनेजमेंट कर रहा है ना, वही विहार का मैनेजमेंट कर रहा है। और जो और जो सारीपुत्र है वो धर्म सेनापति उसको कहा जाता था। ठीक है, धर्म सेनापति, यानी जवाबदेही किसको दे रहे हैं? धर्म सेनापति को। कि ये जो शिथिल प्रयत्न भिक्षु है ना, शिथिल प्रयत्न भिक्षु है, ये शिथिल क्यों हो गया? इसको मोटिवेशन की कमी है। धर्म सेनापति का कर्तव्य है कि भाई उसको लगाम मोटिवेट करें, और जो राजा जो आनंद है वो इसको
जिस तरह से इसकी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए, है ना, या जो इसका टेक केयर होना चाहिए, है ना, वो उसका दायित्व है। तो भाई दोनों अगर दायित्व पूरा करेंगे तो ऐसा शिथिल प्रयत्न भिक्षु कोई भी नहीं होगा, सारे मोटिवेटेड होंगे, है ना, और सारे अर्हत पद सारे पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मिशन क्या है, अर्हत पद पाना है ना, वही जीत है। तो अर्हत पद पाएंगे, और उसमें उनको अगर शिथिल प्रयत्न हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब ये उसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम खामखा लगे हुए हैं, तो आपको अर्हत पद जो हो सकता है अगले रात्रि को ही मिल जाए, है ना, क्योंकि साधना की जो अवस्था है अब वहां पर आप शिथिल हो गए हैं, तो वो जो मोटिवेशन है वो धर्म सेनापति के यहाँ से आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से इसको अगर हम अभी आज के परिवेश में अगर समझने की कोशिश करें तो जो भी कंपनियां होती हैं, आपने देखा होगा सभी जो जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए, और आप तो आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काफी लंबे अर्से तक काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कंपनियां होती हैं वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं कि आपका अगर टारगेट पूरा हो जाएगा तो वो एक इंसेंटिव आपको देती है। बिल्कुल। वो जो इंसेंटिव होता है वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे कि बुद्धि की प्रबंधन किस तरीके से काम कर रहा है, आज की डेट में भी काम कर रहा है, लेकिन उसको एक नए परिवेश में नए नजरिए के साथ पेश किया जाता है आपको के साथ कि आपका जो व्यक्ति, आपका जो एम्प्लॉय है, जो टीम मेंबर है आपका, है ना, वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर वो टारगेट पूरा करे, इसके लिए वो उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा हो कि पर्टिकुलर एक सर्टेन टारगेट पूरा करने पर ही इंसेंटिव मिलता है, उससे पहले इंसेंटिव नहीं मिलता है। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि उसका मोटिवेशन बना रहे कि अरे मैं इतना करूंगा तो मुझे इतना तो मिलेगा ही। साथ में ही आज की नए परिवेश में ही ये कहावत भी कही जाती है कि आप जैसे सर ने बताया कि हमें पता नहीं है कि हो सकता है अगले शनि ही या फिर अगले दिन ही हमें अर्हत पद मिल जाए। तो ये कहा जाता है कि हमें नहीं पता कि मंजिल हमसे कितना दूर है, और जैसे सपोज कि हम 10 दिन तक हम चले, है ना, जैसे मैं यहाँ से ग्वालियर जाने के लिए 10 दिन तक चला हूँ, मुझे लेकिन आगे पता नहीं है कि ग्वालियर कितना दूर है, और हो सकता है कि मैं अगले 11वें दिन या 12वें दिन ग्वालियर पहुंच जाता, लेकिन मैं वहां पर थक गया और मैं वहां से वापस आ गया। बिल्कुल। थोड़ा अब इसमें देखिए एक साथ और बताया कि बोझा जानी को चोट लग गई थी, है ना, वो बीमार हो गया था, लेकिन उसके सामने फिर भी क्या था कि टारगेट वाज मेन इम्पोर्टेंट। वो कहता है कि भाई ठीक है, मतलब मेरे प्राण न्यौछावर करने के लिए वो रेडी है, लेकिन कह रहा है कि भाई अगर मेरी जगह मान लो किसी दूसरे को तुम लगाए और 7वें को न पकड़ पाए, तो हमारे जो इतने दिन का किया, इतने जो 6 का हमने पूरा किया हुआ है, उस पर भी पानी फिर जाए। तो वो जो रिस्क है, तो इसीलिए जो एम्प्लॉय है या जो स्पोर्ट्समैन है कि बहुत कुछ तो प्राप्त कर चुका है, 95% प्राप्त कर चुका है, एक आखिरी पॉइंट जो है वहां पर आकर के वो ढील दे देता है, तो वो क्या होगा कि उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए एक तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं बताऊं कि ऐसे स्पोर्ट्स में ऐसे कई उदाहरण हैं, है ना, जो कि अपने माने चोट लगी होने पर भी वो दौड़े, है ना, और उसको प्राप्त किए। बहुत सारे, तो ये जो उदाहरण तो सर ऐसे भी हैं कि उनका एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी मशहूर कहानी है कि उस व्यक्ति का राइट हैंड जो है ना, सीधा हाथ जो है, वो उसका जग में चला जाता है, कट जाता है, और वो बहुत बड़ा वो था फायर, मतलब बंदूक चलाने वाला निशानची, और उसको ओलंपिक में खेलना था, और इत्तेफाकन कि उसके 2-3 ओलंपिक कैंसिल हो गए थे वर्ल्ड वॉर की वजह से। हाँ, ये कहानी मैंने सुनी, सुनी होगी आपने। तो वो अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करता है, और उससे फिर वो ओलंपिक में जाता है, और फिर शायद 1, 2 या 3 ओलंपिक में लगातार वो गोल्ड मेडल जीतता है वहां पर। तो इस तरह की कई सारी कहानियां हैं। अगर हम बुद्ध के जीवन से हम अगर उठा लें, तो जिस रात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अगर वो उससे एक रात पहले ये सोच लेते कि यार अब तो कुछ नहीं होने वाला और मैं तो चला जाता हूँ अपने घर, हाँ बिल्कुल, या फिर तो मिस कर जाते, हाँ, या फिर हो सकता है कि उस रात वो ध्यान करने ही नहीं बैठते। सही बात, बिल्कुल। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, तो हमें नहीं पता कि हमारी मंजिल कब हमें मिलने वाली है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम कोशिश करते रहें, हार ना माने, अपने आप को मोटिवेट रखें किसी भी कंडीशन में। हमारी मंजिल क्योंकि हम नहीं दिखाई देती ना कि हम कितना दूर है अपनी मंजिल से,
मेरा भाई जीपीएस तो है नहीं जिससे हम देख लें कि अरे हमारी फलानी मंजिल है और इतने किलोमीटर रह गए तो हम ना रुकें। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक अपने मन ही मन हाँ, ये तो एक तुलनात्मक अध्ययन तो कर ही सकते हैं कि भाई हम 6 सीढ़ियां पार कर चुके, है ना, अब एक ही सीढ़ी बची हुई है, तो उसको करने के लिए अगर हम ढील कर दिए तो हमारा जो पिछला है वो भी खत्म हो गया, है ना। इसलिए थोड़ा मान लो हम हर्ट भी हो गए हैं या ऐसी कुछ निराशाजनक स्थिति आ भी गई है, तो भी हम कोई ना कोई उपाय करके इसको कर लें, है ना। और स्वागत कर रही है सफलता, तो अगले क्षण स्वागत कर रही है। बहुत थोड़ी सी एक बीच में गैप है ना, एक बहुत थिन लाइन है, एक बहुत पतली सीमा रेखा है, उस पार। सीढ़ी से सर मुझे एक और चीज याद आई कि अक्सर हम लोग बचपन से हमारे बड़े बूढ़े हमसे कहते हैं कि बेटा एक बार में 10 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश मत करो, एक एक सीढ़ी चढ़ो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। सही बात है। तो उस तरह से ये करते हो, ये इतनी अच्छी मोटिवेशन की कहानी है कि भाई आप हमेशा ही इसको जीवन में किसी भी फील्ड में आप हैं, पढ़ाई में, साधना में, खेल में, है ना, बिजनेस में, है ना, तो ये आपको हार नहीं माननी है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने पार्टनर के साथ हैं और हमारा पार्टनर नाराज है, तो हमें नहीं पता नहीं कि वो कब मानेगा, कि आइदर की या तो हम उसे छोड़ना चाहते हो तो हम छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन अगर आप उसके साथ रहना चाहते हो तो फिर आप कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स डालिए उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज लागू होती है कि आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखें और वहां पर आपके चांसेस है कि आपको रिजल्ट मिल जाए। आपको नहीं पता कि कल किस पॉइंट पर आपको मिल जाए। सही बात है, किस बिंदु पे आप सफल हो जाए। तो यही है इसका मंतव्य, है ना, इस कहानी का। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? इसमें ऐड करने के लिए तो एक ही चीज है ना, जो कई बार मैं सोचता हूँ कि जो हमारी आज की पीढ़ी है ना, आज की पीढ़ी के सामने पहली बात तो मिशन होना आवश्यक है ना। अगर मिशन नहीं है, टारगेट नहीं है, तब आप नेचुरली प्रयत्न भी उतने नहीं करेंगे, है ना, जब मालूम ही नहीं किस दिशा में हमको जाना। तो एक टारगेट तो फिक्स करना आवश्यक है ना। और उसके बाद जो अनुशासन चाहिए, है ना, जो अनुशासन चाहिए और आत्मविश्वास चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ, है ना, मैं कर सकता हूँ। अब उसमें मैं ढील नहीं दूंगा। प्रयत्न करना तो आवश्यक है, बिना प्रयत्न के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता हुआ, है ना। तो न ही, जैसे कहा भी एक लाइन में ना, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि अगर सोया हुआ शेर है तो उसके मुंह में मृग तो अपने आप तो जाएगा नहीं। अगर तो करना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो ये कोशिश लगातार, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश जारी और नो शिथिलता, तब आपकी मंजिल आपके सामने कभी भी मिल जाएगी आपको। अगर आप सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट जो है उसमें आपको यही चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से सिखाई जाती हैं। नए मानदंड उसके रच दिए गए हैं, जो कि रचना भी चाहिए। एक पुराने मानदंडों के हिसाब से या पुराने तौर तरीकों के हिसाब से कोई भी चीज नहीं चल सकती जिंदगी पर, या बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। तो आप देखिए कि गोल सेट करने की, आपको किसी भी आप मोटिवेटर के पास जाइए, वो बोले अपनी लाइफ में गोल सेट कीजिए, है ना। अब वो बोलेगा कि अपने कमरे के दीवारों पर आप अपने गोल लिख के लगा दीजिए। वो आपसे कहेगा कि सुबह उठ के अपने गोल को दोहराइए या सोने से पहले अपने गोल को दोहराइए। तो ये किस लिए? या आपके दिमाग को बताने के लिए कि देखो आपका जो गोल है वो ये है और इसके लिए आपको लगातार संघर्ष करते रहना पड़ेगा, तभी आपको आपका गोल मिलेगा। तो आप देखेंगे कि बुद्ध की जो प्रबंधन है वो हमारे दैनिक जीवन में हर जगह लागू है। लोग बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े मोटिवेटर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी हो गई है कि उनको पता ही नहीं है कि ये जो प्रबंधन है ये बुद्ध की वजह से है। मैं आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का एक भाषण सुन रहा था, तो बताते हैं कि जो 1 2 3 की भी जो गिनती है ना, वो यहां से अरब गई, अरब से यूरोप गई, है ना। तो उसके बाद फिर वहां पर क्रांति आई। वो बताते हैं कि जो यूरोपियन जो लोग हैं, आप देखेंगे रोमन वर्ड्स में वो लिखते हैं, तो 33 या 43 या फिर कुछ भी अगर उन्हें लिखना पड़ेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। जी। अपने यहाँ जो प्रक्रिया थी वो बहुत
छोटी प्रक्रिया थी जी जी उसको लिखने की। बिल्कुल। तो जी राजेंद्र प्रसाद सर बताते हैं कि जब यहाँ से 33 लिखने की प्रक्रिया या गिनती को किस तरीके से आप छोटे उसमें लिख सकते हैं, वो जब यूरोप पहुंचा तब वहां पे व्यापारिक क्रांति हुई और व्यवसायिक क्रांति हुई, क्योंकि अगर सही आप बात इतने बड़े बड़े उसमें लिखेंगे तो फिर व्यापार कब करेंगे। इसी सही तरीके से बात है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे भारत से गई हुई हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं। बिल्कुल, शून्य का तो कहते हैं कि भारत ने, हाँ, शून्य का उसका आविष्कार कहते हैं कि भारत में भारत हुआ से। था। हाँ, भारत में इसके अलावा आविष्कार बहुत सारी हुआ है। चीजें आज मैं जी राजन जी सर का, मैं आपको उनका लिंक भेजूंगा इंटरव्यू जी जी उनका भाषण का, तो आपको पता चले कि जो आसपास के जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके नाम जी तक बुद्ध के नाम पर हैं, जी और वो बिल्कुल उनको बिल्कुल। समझाते हैं कि किस तरीके से हैं। वो जी जी बताते हैं कि किस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर जब जी वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी तो उसका कारण, उसका जो मूल कारण है वो क्या था। जी जी उससे पहले क्रांति क्यों नहीं हुई, उसके बाद ही क्रांति हम्म। क्यों हुई, गैलीलियो पहले सही पैदा क्यों नहीं हुए, उसके बाद ही पैदा क्यों हुए। तो उसका सही उसका बात। उसका एक कारण बताते हैं कि बुद्ध का जो संदेश था कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। होता पूरा है, हाँ साइंटिफिक सही। स्ट्रक्चर जो है, पूरा वैज्ञानिक शोध बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल है, वो इसी एक सिद्धांत के ऊपर खड़ी हुई है कि खड़ी है, अगर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। हुआ है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। कोई तो कारण है, बिल्कुल। बुद्ध ने तो पूरी दुनिया को पता नहीं क्या क्या दिया है, लेकिन हम सही भारतवासियों को ही बात। नहीं पता। हाँ, नहीं तो ये आपके चैनल के माध्यम से है ना, हाँ, जब हम उनके बुद्ध की प्रबंधन की बातें बता रहे हैं, है ना, हाँ, और ये ऐसी अच्छे प्रबंधन की बात है कि हाँ, भाई इसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात हाँ, है ना। बोधिसत्व तो इसमें कुछ सब अपने लिए नहीं मांग रहा हम्म, है, अपने लिए नहीं चाह रहा है हाँ, कि भाई मेरा जो है 1 करोड़ सैलरी कर दीजिएगा या जैसे, है ना। और उसने हम्म, उत्सर्ग भी किया है अपना, है ना। तो हम्म, भी वो माने जाते जाते भी लोक कल्याण कर रहा है कि हाँ, वो इनको बोल रहा है कि प्राण इनको, दंड न, हाँ, इनको प्राण प्राण दान दंड मत दीजिए, दो। इनको प्राण दंड मत दीजिए, है ना, ठीक है, हाँ, इनसे लिखवा लीजिए आज या। की डेट में सर ये बहस चालू है कि हाँ लोगों को डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, तो और सोचिए तथागत इसमें गौतम बुद्ध कितनी। इतने साल पहले कह गए कि देखिए डेथ पेनल्टी मत दीजिए, आप उनको हाँ, सुधरने का मौका दीजिए। सुधरने हो प्राण दान दीजिए, उनसे लिखवा लीजिए, उनसे कॉल ले हाँ, लीजिए, सबूत ले लीजिए कि कैसा नहीं हाँ, है, लेकिन ये इस तरह से तो एक हाँ, ऐसी भावना है, अपना उत्सर्ग कर दिया, लेकिन हाँ, ये बदला नहीं है कि भाई मारो सातों को और ये, हाँ, है ना, कि मैं मर रहा बदले हूँ। की भावना नहीं है। ऐसे। मतलब हाँ, एक बदले कहानी से की अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ कई पर जो सारी चीजें हैं, सर का जो बिल्कुल। प्राइमरी फोकस है वो है मैनेजमेंट स्किल सिखाने का। तो सर उस दृष्टिकोण से बताते हैं सारी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने धन्यवाद। बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी चीजें आप बताते रहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग लंबे अरसे तक साथ रह के काम करेंगे इनके ऊपर, पूरी जरूर। 547 कहानियां कवर करेंगे। तो बहुत बहुत जी शुक्रिया जी। सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय नमो भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्धाय। जय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिनको आपने सुना और उन्होंने बताया कि बुद्ध की जातक कथाएं जो हैं उनके माध्यम से किस तरीके से बुद्ध की प्रबंधन सीखा जा सकता है। वो उस कहानी को बताते हैं जिसमें कि हार ना मानने की सीख दी जाती है। साथ में ही किस तरीके से वो जो घोड़ा है, वो जो बोधिसत्व है, वो अपने आखिरी वक्त में भी दूसरों को क्षमा याचना करने के लिए गुहार लगाता है उसके राजा से, भाई इनको प्राण दंड मत दीजिए, है ना, इनकी जान मत लीजिए, इनको क्षमा कर। तो कई सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सीखना चाहते हैं। बुद्ध के जो संदेश हैं, बुद्ध की जो कहानियां हैं, बुद्ध के जो उपदेश हैं, वो उन्होंने कई सालों से इस देश को, इस दुनिया को राह दिखाने का काम किया है। हमें पता नहीं है, ये बात अलग है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, भोजन साहित्य के माध्यम से आप लोग के सामने वो सारी चीजें आ रही होंगी और आप लोग को सीखने और समझने का मौका मिल रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इस तरीके से अपना काम करता रहे, तो बहुजन साहित्य का आप लोग आर्थिक समर्थन करें, आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं रजत कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी किताब के साथ, किसी जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपना ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।